हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 4। और अभी तक अपन ने फर्स्ट 3 लेक्चर में पार्टनरशिप का बेसिक्स पूरा कंप्लीट करा। जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था और जिसका अकाउंट के साथ थोड़ा बहुत रिलेवेंस था, हमने वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट करे। अब हम आएंगे हमारे अकाउंटिंग एस्पेक्ट पर। चलिए स्टार्ट करते अकाउंटिंग पार्ट। अकाउंटिंग पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमने अभी तक प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन किया है, पहले उसका एक बहुत शॉर्ट में रिवीजन देखते हैं। सेक्शन नंबर 4, 5 एंड 6 में हमने पार्टनरशिप के लीगल मीनिंग को समझा था, जिसमें बात करी थी मिनिमम 2 पार्टीज होना चाहिए, उनके बीच में कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए या तो सारे पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या उनके बिहाफ पर कुछ या कोई एक पार्टिसिपेट कर सकता है, और एट द एंड में जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट की शेयरिंग कंपलसरी। ये था सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 5 में बात करी थी सारे के सारे पार्टनर उस काम को करने के लिए एग्री हो, दैट मींस पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए रेडी हो, एग्री हो, कंसेंट हो। फिर सेक्शन नंबर 6, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिसे कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। अगर पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में वर्किंग करते हैं तो फिर उनके बीच में ये म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए कि अगर एक पार्टनर कोई कंडक्ट करेगा तो वो तो लाइबल होगा, पर उसके कंडक्ट से पूरी फर्म लाइबल बनेगी। और जहां पर एक पार्टनर के कंडक्ट से पूरी पार्टनरशिप फर्म लाइबल बनती है, उसे कहा जाता है यस वो ग्रुप ऑफ पर्सन पार्टनरशिप में वर्किंग कर रहा है। मतलब अगर पार्टनरशिप की मीनिंग को सेक्शन नंबर 4, 5 और 6 में कंप्लीट रीडिंग पर समझ में आता है। फिर उसके बाद हमने आगे बढ़े थे, हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, जिसके लिए हमने सबसे पहले सेक्शन नंबर 11 को समझा। सेक्शन नंबर 11 बात करता है कि पार्टनर को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। पार्टनर अगर सबसे पहले पार्टनर अगर डीड बनाना चाहे तो यस वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से डीड बना सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से डीड बना सकते हैं। बस डीड बनाते टाइम उन्हें ध्यान रखना है कि इस एक्ट के किसी सेक्शन या इंडिया के अंदर बने हुए किसी लॉ का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करना है। जिसके लिए हमने बात करी थी सर इस एक्ट में ऐसी कौन सी सेक्शन है जिसको ओवर रूल नहीं किया जा सकता है, तो सेक्शन नंबर 9 और 10 में मैंडेटरी ड्यूटीज है, भले ही एडिंग उसके जनरल ड्यूटीज हो पर ये मैंडेटरी ड्यूटीज है। क्या सर सेक्शन नंबर 9 में 3 बातें बोली थी, 3 पॉइंट्स थे। पॉइंट नंबर फर्स्ट था कि जो भी पार्टनर वर्किंग करेंगे उनका ऑब्जेक्ट होना चाहिए पार्टनरशिप के प्रॉफिट को बूस्ट ऑफ करना, इंक्रीज करना, ना कि पर्सनल प्रॉफिट अर्न करना। एक दूसरे के साथ फेथफुल रहना और जो भी वर्किंग करे उसके ट्रू डेटा पार्टनरशिप फर्म को रेंडर करना। सेक्शन नंबर 10 बात करता है कि सर जब भी एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के साथ फ्रॉड करता है, वो फ्रॉड करने से फर्म को अगर लॉस होता है तो उस लॉस के लिए वो पार्टनर लायबल बनेगा, उस लॉस को पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म को रियम्बर्स करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस पर्टिकुलर पार्ट पर डाउट था, चलिए पहले मैं उसको क्लियर करता। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सर जब एक पार्टनर फर्म को फ्रॉड कर रहा है और हमने सेक्शन नंबर 6 में पढ़ा था कि पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी होती है, मतलब एक पार्टनर के कंडक्ट से बाकी सारे लाइबल होते हैं। हाँ बेटा, सेक्शन नंबर 6 में हमने जो पढ़ा था वो करेक्ट पढ़ा है, पर यहां पर एक पार्टनर अगर फर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए इंटेंशनली कोई वर्क करता है तो एक्ट बोलता है वहां पर पार्टनर गलत है। अल्टीमेटली अगर एक पार्टनर, जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया है वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर भाग गया, उसकी डेथ हो गई या किसी भी रीजन से, तो यस रिमेनिंग पार्टनर तो आउटसाइडर के अगेंस्ट में लाइबल होंगे। पर पॉइंट यहां पर ये था कि एक पार्टनर अगर इंटेंशनली फर्म को नुकसान पहुंचाता है तो एक्ट ये बोलता है आउटसाइडर के लिए तो सब लाइबल है, पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो इनोसेंट पार्टनर है, जिस पार्टनर ने उस लॉस को बियर कर रहा है, मतलब जिसके रीजन से एक पार्टनर जिसके कंडक्ट से, जिसके फ्रॉड से अदर पार्टनर को लॉस हो रहा है, एक्ट बोलता है वो पार्टनर अपने लॉस का रियम्बर्समेंट पर्सनली उस फ्रॉड करने वाले पार्टनर से रिकवर कर सकते हैं। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, मैंने अभी बहुत फास्ट वे में एक्सप्लेन किया, आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में अगर अभी भी आपको सेक्शन नंबर 10 में कोई प्रॉब्लम हो। चलिए, तो सेक्शन नंबर 11 में हमने बात करी कि सर पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट पहले आप सारे पार्टनर म्यूचुअली डिसाइड कर लो, और जब भी डिसाइड करो तो इस एक्ट या अदर एक्ट की किसी भी सेक्शन का कॉन्ट्राडिक्शन मत करना। 9 और 10 में हमने बात करी मैंडेटरी ड्यूटीज, सर ग्रेटेस्ट कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करना, एक दूसरे के साथ फेथफुल रहना और ट्रू अकाउंट्स रेंडर करना। सेक्शन नंबर 10 में अगर एक पार्टनर अपने फ्रॉड से फर्म को लॉस पहुंचाता है तो उस लॉस को
पर्सनली बियर करना पड़ेगा, मतलब उस लॉस के लिए फर्म उस पार्टनर से रियम्बर्समेंट करवा सकती है। फिर हमने इसी में आगे बात करी थी कि सेक्शन नंबर 11 में एक्ट ने पार्टनर्स को अपॉर्चुनिटी दी। मान लीजिए पार्टनर ने, क्योंकि जब इनिशियली पार्टनरशिप बनती है तो सारे पार्टनर में ट्रस्टफुल रिलेशंस होते हैं और जनरली कोई भी इस पॉइंट पर डिस्कशन नहीं करता है कि कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कौन किसको सैलरी मिलेगी एक्सेट्रा, मतलब सिर्फ गुड फेथ में वर्किंग स्टार्ट होती है, पर उनके बीच में अगर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं बना, तो एक्ट बोलता है डरने की बात नहीं है। सेक्शन नंबर 12 एंड 13 में मैंने कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिफाइन करे हैं, उन राइट्स और ऑब्लिगेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पर 12 और 13 उस एक्सटेंड तक ही एप्लीकेबल होता है जब पार्टनर ने उस पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी तरह का कोई डिस्कशन ना किया हो। अगर डीड बनाकर उन पॉइंट पर डिस्कशन हो चुका है तो एक्ट बोलता है अगर वो सेक्शन नंबर 11 के का कंप्लायंसेस करते हुए अगर वो डीड बनी है तो फिर उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ना कि 12 एंड 13 के रूल को किसी भी तरीके से मैंडेटरी अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब 12 में क्या बात थी, तो सर हमने 12 में बात करी थी, सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि सर सारे के सारे पार्टनर फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेशन करने से रोक नहीं सकता है। फिर उसके बाद सेकंड हमने ड्यूटी की बात करी थी, जब बिजनेस में पार्टिसिपेट करोगे तो ड्यू डिलिजेंस के साथ वर्किंग करनी होगी। फिर तीसरा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था कि जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में वर्किंग करेगा, ड्यू डिलिजेंस के साथ वर्किंग करेगा, और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सारे पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उन डिफरेंसेस का किस तरह से रिजोल्यूशन होगा। तो एक्ट बोलता है सर यहां पर अगर वो कॉमन टॉपिक है, मतलब डे टू डे वर्किंग वाला एक जनरल टॉपिक है, तो एक्ट बोलता है मेजोरिटी बेसिस पर, और एक्ट बोलता है कि अगर क्रूशियल है तो ऑल पार्टनर की कंसेंट से। पर यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि सारे पार्टनर ऐसे पर्टिकुलर केस में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी पार्टनर उसे अपना उसके ओपिनियन को एक्सप्रेस करने से मना नहीं कर सकता है कि भाई हम तेरी बात नहीं सुनेंगे। फिर उसके बाद क्लॉज नंबर डी में हमने बात करी थी कि सारे पार्टनर फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक एक्सेस कर सकते हैं, उसका एक्सटेड मांग सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं। चलिए उसके बाद लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 12 क्लॉज ई में कि अगर पार्टनरशिप में एक पार्टनर की डेथ होती है तो उसके सक्सेसर के पास भी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने का पावर होगा। ये जो सेक्शन नंबर 12 थी ये जनरल वर्किंग की राइट्स और ऑब्लिगेशन बताती है। सेक्शन नंबर 13 का जो पॉइंट है वो सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट अकाउंटिंग एस्पेक्ट पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन नंबर 13 क्लॉज ए बात करता है कि पार्टनर जब वर्किंग करेगा तो सैलरी नहीं मिलेगी, जब पार्टनर वर्किंग करेगा तो प्रॉफिट का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेक्शन नंबर 13 क्लॉज सी बात करता है पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो उस कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 13 क्लॉज डी बात करता है अगर पार्टनर कैपिटल के अलावा कोई एडिशनल फंड इंट्रोड्यूस करेगा तो उस फंड के ऊपर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लेने का राइट होगा। एक पार्टनर अगर अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पैसा खर्च करता है, इवन उस पैसे को खर्च करने के लिए वो पर्सनली लायबल नहीं था, तो एक्ट बोलता है फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई एक्ट किया है और वो एक्ट ऐसा किया है कि उस पोजीशन पर अगर वो पार्टनर नहीं होता, कोई एक जनरल पर्सन भी होता, तो शायद वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वही वर्किंग करता। तो ऐसी वर्किंग करने से अगर पार्टनर की जेब के ऊपर कोई बर्डन आया है तो वो पूरा अमाउंट अपने फर्म से रियम्बर्स करवा सकता है। और लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि एक पार्टनर अगर नेग्लिजियंस करता है और उस नेग्लिजियंस से फ्रॉड नहीं है या नेग्लिजियंस है, ठीक है, कुछ लापरवाही हो गई, इंटेंशन रॉन्ग नहीं था, 10 में इंटेंशन रॉन्ग था, ठीक, अगर नेग्लिजियंस होता है और नेग्लिजियंस से अगर फर्म को लॉस होता है तो एक्ट बोलता है कि उस लॉस का फर्म उस पार्टनर से रियम्बर्समेंट करवा सकती है। तो बेटा ये तो हमने जो बात करी, ये अभी तक अपन ने जितने टॉपिक कवर किए थे सारे टॉपिक का एक बहुत ब्रीफ डिस्कशन था। इसमें एक पॉइंट और बनता है बच्चों का कि सर अगर डीड पूरी साइलेंट है और अगर पार्टनर ड्राइंग करता है तो सर ड्राइंग पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? सिंपल सी बात है, ड्राइंग के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, मतलब ड्राइंग पर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। हाँ, पर अगर सेक्शन नंबर 11 में क्लियर किया है कि अगर एक पार्टनर ड्राइंग करेगा तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो यस उस केस में फर्म पार्टनरशिप फर्म के उन पार्टनर से जिन्होंने ड्राइंग करी है उन सारे पार्टनर से ड्राइंग पर इंटरेस्ट रिकवर करने का राइट रखेगी। पर यह राइट तभी होगा जब एक्सप्रेस मैनर में सेक्शन नंबर 11 में इसे मेंशन किया हो, अदरवाइज
ड्राइंग पर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। चलिए अब आते हैं हमारे अकाउंटिंग वाले पार्ट पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक पर आते हैं अकाउंटिंग आस्पेक्ट। अकाउंटिंग आस्पेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके साथ रेज करता हूं, रीजन उनका आंसर ढूंढेंगे तो हमारा अकाउंटिंग का जो बैकग्राउंड है बेटा वो प्रिपेयर होगा, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में जब आता है तो सेक्शन नंबर 11 उसे पावर देती है कि पार्टनर अगर चाहे तो सैलरी विड्रॉ कर सकता है, कमीशन विड्रॉ कर सकता है, कैपिटल पर इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकता है, एडिशनल कैपिटल पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा। बात ये समझ में नहीं आई कि जब क्लास 11 में हम सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग पढ़ते थे उस मोमेंट पर ना उस सोल प्रोप्राइटर को किसी तरह की कोई सैलरी विड्रॉ करने दी जाती थी, ना कैपिटल पर इंटरेस्ट लेने दिया जाता था। तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वो जो पार्टनर है वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऑनर की पोजीशन पर नहीं है क्या? क्योंकि 11 में तो इस बात का लॉजिक दिया जाता था कि सोल प्रोप्राइटर जब बिजनेस कर रहा है तो वो सैलरी इंटरेस्ट के लिए वर्किंग नहीं कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना है। तो क्या पार्टनर का ऑब्जेक्ट कुछ अलग है? क्या वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहता है? क्या वो इंटरेस्ट अर्न करने के लिए या सैलरी अर्न करने के लिए पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व हुआ है? होप सो आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया। एक और क्वेश्चन लेता हूं, जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व होते हैं तो सारे पार्टनर को पता होता है, होप सो ये 99% केसेस में देखने के लिए मिलता है कि जितने पार्टनर्स होते हैं सारे पार्टनर्स को पता है कि एक मोमेंट पर जाके हो सकता है हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्शंस आ जाए और हम पार्टनरशिप में जो वर्किंग कर रहे हैं उसे हम पार्टनरशिप को ब्रेक करके सेपरेट हो जाए। तो बात यह है कि जब पहले से बताए कि जब पार्टनरशिप में आगे जाके डिस्प्यूट होकर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है तो फिर पार्टनरशिप में वर्किंग करना ही क्यों? बात यहां पर यह है कि जब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करता है कभी भी वो माइंड में ये थॉट्स तो नहीं लेकर आता है कि यार बिजनेस को बंद कर दूंगा और कुछ नया वर्किंग करूंगा। होप सो मेरा पॉइंट क्लियर है। हाँ चलिए हम इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं, क्या पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऑनर की पोजीशन पर है या आउटसाइडर की? मतलब उसे सैलरी इंटरेस्ट एक्सेट्रा क्यों सेक्शन नंबर 11 देने की परमिशन देता है? चलिए बात होती है, मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मान लेते हैं मिस्टर ए एक ऐसी पार्टी है जिसके पास बहुत मतलब वो लैंडलॉर्ड है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर भगवान ने उसका दिमाग ऊपर से खाली दिया है। मतलब उसके पास बिजनेस करने की स्किल्स नहीं है, मतलब उसके पास ये क्वालिटी नहीं है कि जो वो पैसा उसके पास है उस पैसे को कैसे वो और ज्यादा मल्टीप्लाई कर पाए। होप सो मेरा पॉइंट समझ में आ गया। मिस्टर ए एक लैंडलॉर्ड पार्टी है पर उसके पास स्किल्स नहीं है उस अमाउंट को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सके। आते हैं मिस्टर बी पर। मिस्टर बी एक ऐसा पर्सन है जिसके पास सरस्वती जी प्रसन्न है, मतलब बहुत नॉलेज है, बहुत टैलेंटेड पर्सन है, पर सरस्वती जी जनरली देखा जाता है कि इनिशियली उन लोगों के पास होती है जिनके पास लक्ष्मी जी नहीं होती है। मतलब वो बैकग्राउंड फाइनेंशियली उसका बैकग्राउंड बहुत पुअर है और वो आज किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बड़ा कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। होप सो हमें बात समझ में आई। दो अलग अलग क्वालिटी के पर्सन, एक पर्सन वो है जिसके पास बहुत पैसा है, एक पर्सन वो है जिसके पास किसी भी तरह से मतलब फंड की बहुत ज्यादा कमी है, मतलब वो ये रिस्क नहीं ले सकता है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, कहां से फंड लेकर आऊं। मतलब बात समझ में आ रही है कि जब अलग अलग कैरेक्टर वाले पर्सन होते हैं और अपनी जो शॉर्टकमिंग्स होती है, जो अपनी कमियां होती है, जब वो दूसरे में ढूंढते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को परिपक्व मतलब ऐसा समझेंगे कि हाँ अब हम कंप्लीट बन चुके हैं और हम अब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ए और बी दोनों एक साथ वर्किंग करने लग जाए तो सोचिए क्या ये दोनों का ऑब्जेक्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा? मिस्टर ए चाहता है अमाउंट को मल्टीप्लाई करना, मिस्टर बी चाहता है कि मुझे इनिशियल स्टेज पर कुछ अमाउंट मिल जाए और वो अमाउंट मिलने के बाद मैं अपने बिजनेस में आगे बढ़ूं और मैं पैसा खुद भी कमा सकूं। होप सो दोनों में कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, दोनों एक साथ जब कंप्लीट हुए, दोनों ने एक दूसरे का हैंड रेस किया, मतलब दोनों ने एक दूसरे का हाथ मिलाया, तो उस मोमेंट पर दोनों आपस में कंप्लीट बने और बिजनेस स्टार्ट करके दोनों के ऑब्जेक्ट सेटिस्फाइड हो सकते हैं। होप सो मेरा एक पॉइंट एक क्वेश्चन का आंसर तो समझ में आपको मिल गया होगा कि पार्टनरशिप में इनिशियली सारे पर्सन इन्वॉल्व क्यों होते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन में कुछ शॉर्टकमिंग्स होती है
और वो अपनी कमियां दूसरों में ढूंढता है। जब वो खुद परिपूर्ण है तो वो कभी भी किसी भी तरह से पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं होगा। एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए मैं इस एकेडमी पर ऑलरेडी मेरे अकाउंट्स पढ़ा लेता हूँ, टैक्सेशन पढ़ा लेता हूँ, लॉ पढ़ा लेता हूँ। अगर कोई मुझे आके बोले कि सर सचिन सर मुझे आपका सब्जेक्ट दे दो, बताइए क्या मैं उसे अपने सब्जेक्ट के लिए पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करूंगा? नहीं, क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। पर एग्जाम्पल के लिए मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, और कोई मुझे आकर कोई पर्सन आके बोलता है कि सर मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ और मैं मैथ्स और आपके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, बताइए क्या मैं उससे हाथ मिलाऊंगा? मैं क्या उससे हैंडशेक करूंगा? यस, 100% मैं उस पर्सन के साथ हैंडशेक करूंगा, क्योंकि उसके आने से मुझे बेनिफिट मिलेगा। जो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा रहा था वो भी पढ़ाना मेरी एकेडमी स्टार्ट कर दी है, जिससे मेरे पास क्राउड बढ़ेगा, मेरे पास फीस बढ़ेगी, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। होप सो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इनिशियल स्टेज पर जब दो डिफरेंट पर्सन होते हैं तो भले ही उनके माइंड में ये चीज पहले से क्लियर हो कि हाँ पार्टनरशिप में आगे जाके हम भले ही सेपरेट हो जाए, पर आज हमें जब तक एक दूसरे के साथ हैंड शेक नहीं करेंगे, जब तक हाथ नहीं मिलाएंगे, तब तक हम हमारे ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अलग अलग पर्सन इनिशियली हैंडशेक करते हैं और पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता है कि मैं दूसरे के अंडर में एज ए एम्प्लॉय बन के रहूं अगर उसके पास स्किल्स है तो। होप सो पहले क्वेश्चन का आंसर मिला, पर अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी है डिस्कस करने की। चलो अब आती है बात ये कि मिस्टर ए, अपन मान रहे थे कि मिस्टर ए के पास बहुत पैसा है, मिस्टर बी बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है। अब जब दोनों ने इनिशियली स्टार्टअप ले लिया, स्टार्टअप लेने के बाद बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली रन किया और बहुत हेवी प्रॉफिट हुआ। जब हेवी प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट के डिवीजन की बात आई तो मिस्टर ए को लगता है कि भैया इस प्रॉफिट को अर्न करने में तो सिर्फ मेरा रोल है, अगर मैं पैसा नहीं लगाता, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस फर्म में पैसा नहीं लगाता तो मिस्टर बी भले ही टैलेंटेड हो पर वो इस प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकता था। मतलब इस प्रॉफिट को अर्न करने में तो पूरा रोल मेरा है, सबसे बड़ा रोल मेरा है। सिमिलर बी के माइंड में भी वही थॉट्स आते हैं, बी भी यही सोचता है कि यार भले ही इसने पैसा लगाया पर अगर मैं वर्किंग नहीं करता, मैं अपने स्किल्स को फॉलो नहीं करता, मैं अपने टैलेंट को अप्लाई नहीं करता तो ये बिजनेस बहुत ज्यादा हाइट्स पर नहीं पहुंच पाता और प्रॉफिट अर्न नहीं हो पाता। होप्स आपको मेरी बात समझ में आ रही है। दोनों पर्सन के ईगो क्लैश होने लग गए एक मोमेंट पर जाके, और जब इस तरह से ईगो क्लैश होने लगते हैं तो पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन की पोजीशन पर आ जाती है। होप सो चलिए और आगे बढ़ते, हमें एक पॉइंट को और समझते। भले आज ईगो क्लैश हो रहे पर बात यह थी कि मिस्टर ए ने बी के साथ वर्किंग करना स्टार्ट किया तो मिस्टर ए को यह बात समझ में आ गई कि बिजनेस कैसे रन किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाता है। मतलब मिस्टर ए को जिस नॉलेज की कमी थी वो नॉलेज बी के साथ कम रहकर उसने पूरा ले लिया। मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ए के साथ वर्किंग करते करते इसके पास, इसको ये तो पता था कि बिजनेस कैसे रन किया जाता है, पर इसके पास कमी थी कैपिटल की। इसके साथ वर्किंग करके अर्न कर लिया, प्रॉफिट पैसा बना लिया। अब मान लो अगर दोनों सेपरेट भी हो जाते हैं तो दोनों इतने कैपेबल हो गए कि अपना सेपरेटली बिजनेस कैरी कर सके। होप सो पहले क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसका आंसर तो आपको परफेक्टली मिल चुका है कि पार्टनर्स वो आते हैं एक साथ जिनमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स होती है, जिसे लगता है कि ये मेरी कमियां मैं दूसरे के साथ हैंडशेक करूंगा तो हम दोनों आपस में जब आएंगे तो बिजनेस को बहुत हाइट्स पर ले जा पाएंगे। अगर जो क्वालिटी मुझ में है और सेम क्वालिटी का पर्सन मुझसे हैंडशेक करने आएगा तो हो सकता है कि मैं उसके साथ हैंडशेक ना करूं, क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। क्लियर? चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि सर सेक्शन नंबर 11 इनको इस तरह की परमिशन क्यों देता है। बहुत इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ए और बी के बीच में फ्यूचर में जाके क्लैशेस हो गए, और जहां क्लैश होगा, जहां पर माइंड मतलब जब दोनों के ओपिनियन डिफरेंट हो गए, दोनों में ईगो की प्रॉब्लम आएगी, वहां जाके फर्म का बिजनेस डिसोल्यूशन की पोजीशन पे पहुंचेगा। और फर्म ये नहीं चाहती है, एक्ट ये नहीं चाहता है कि जब कोई पर्सन वर्किंग कर रहे हो साथ में मिलकर तो उनकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो। इसीलिए सेक्शन नंबर 11 में इस तरह की अपॉर्चुनिटी पहले पार्टनर्स को दी है। इनके बीच में ईगो इशू क्या था, ए ने पैसा लगाया और ए ने जब पैसा लगाया तो ए को लगता है कि प्रॉफिट मेरे रीजन से हुआ। बी ने क्या करा,
बी ने एफर्ट्स लगाए, तो बी को लगता है कि बिजनेस तो मेरे कारण रन हुआ, इसमें ए का कोई रोल नहीं था, मतलब दोनों का रोल इंपॉर्टेंट था। ये एक्ट को बात समझ में आ गई। एक्ट ने बोला चलो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, अगर आप चाहते हो इंटरेस्ट लेना, आप चाहते हो सैलरी लेना, आप चाहते हो और अलग तरीके से डेट डिजाइन करना, तो करो। होप सो मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। एक्ट ने बोला कि भाई अगर तू बिजनेस स्टार्ट नहीं करता तो क्या करता, इस कैपिटल को बैंक में डिपॉजिट करता, यस और नो। तो एक काम कर, बैंक तुझे क्या करती, इंटरेस्ट देती, तो एक काम कर तू तेरी कैपिटल पर इंटरेस्ट ले ले। तो होप सो जो ए का ईगो था कि मैंने पैसा लगाया है, उस ईगो को यहां पर जाके हमने क्या करा, सेट ऑफ किया, क्योंकि भाई तूने पैसा लगाया था तो तुझे एडिशनली इंटरेस्ट मिल गया। मतलब आज से ये मत बोलना कि पैसे के कारण बिजनेस चल रहा है। पॉइंट क्लियर? हाँ, और ए इस पॉइंट पर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा कि ठीक है मुझे एडिशनली कुछ अमाउंट मिल रहा है मेरा पैसा लगाने के रीजन से। सिमिलर बी, बी अगर बिजनेस में नहीं आता, भले टैलेंटेड हो, क्या ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता था? नहीं। ये क्या करता, किसी के यहाँ जॉब करता, और जब जॉब करता तो वहां से क्या मिलती, सैलरी मिलती। तो एक काम करो, बी को सैलरी दे दो, मतलब ए को इंटरेस्ट दे दो, बी को सैलरी दे दो। जो उनके ईगो वाले पॉइंट बन रहे थे पहले उसे सेट ऑफ कर दिया, पहले उसे एक तरीके से एडजस्ट कर लिया, वहां पर दोनों पार्टी को सेटिस्फाइड कर दिया। अब दोनों के जो ईगो थे वो हट गए। ठीक है, तूने ज्यादा काम किया तो सैलरी ले ले, तूने पैसा लगाया तो तू इंटरेस्ट ले ले। होप सो सेक्शन नंबर 11 बनाने का ऑब्जेक्ट क्लियर, क्योंकि अगर ये सेक्शन नंबर 11 इस तरह की परमिशन नहीं देती तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होती। पार्टनरशिप को डिसॉल्यूशन से बचाना पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप एक्ट का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए सेक्शन नंबर 11 में इस तरह का राइट दिया। होप सो अब इसने इंटरेस्ट ले लिया, इसने सैलरी ले ली, अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा इसके बाद, ये प्रॉफिट दोनों का राइट है, दोनों अपने अपने जो भी म्यूचुअली उन्होंने रेशो डिसाइड करा होगा प्रॉफिट को बांटने का, उस पर्टिकुलर वे में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। होप सो यहां भी तक जो दो क्वेश्चंस मैंने रेज किए थे, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत परफेक्टली मिल चुका है। चलिए अब आते हैं अपन अगले पार्ट पर, और इससे रिलेटेड बहुत सारे अकाउंटिंग एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में वर्किंग करता है तो वो ऑनर की पोजीशन पे वर्किंग करता है, ना कि एज अ आउटसाइडर लाइक एम्प्लॉय या फाइनेंसर। ठीक है, चलिए तो बात ये आती है कि सर उसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट को कैसे क्या कवर करें, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमें बिजनेस की मैक्सिमम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। तो सर क्या जब एक पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा, जब एक पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, तो क्या वो बिजनेस का एक्चुअल में एक्सपेंसेस है? पॉइंट को समझने की बात है, सोचने वाली बात है, क्या वो बिजनेस का एक्चुअल एक्सपेंसेस है? और अगर वो बिजनेस का एक्चुअल एक्सपेंसेस है तो यस वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कवर्ड होगा, दैट मींस नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट होकर दिखेगा। और अगर वो बिजनेस का एक्चुअल में एक्सपेंसेस नहीं है तो फिर वो पी&एल अकाउंट में उसका कोई प्लेस नहीं बनता है। होप सो मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। चलिए पहले इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने का ट्राई करते हैं। एक पार्टनर को सेक्शन नंबर 11 में राइट क्यों दिया? एक पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट सैलरी एक्सेट्रा विड्रॉ करने का पावर इसलिए दिया कि उनके बीच में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्शन अराइज ना हो। हाँ, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को सैलरी इंटरेस्ट देने का रीजन जो बताया, या जो रीजन अपन बात करते वो है कि पार्टनर फेथफुल वे में वर्किंग करे। एक पार्टनर को लगता है मैं एडिशनल एफर्ट लगाता हूं तो सैलरी ले जाओ, एक पार्टनर को लगता है मैं एडिशनल वे में फंड इंट्रोड्यूस करता हूं तो यस इंटरेस्ट के फॉर्म में ले जा। पॉइंट क्लियर? हाँ, मतलब उसका ना तो सैलरी विड्रॉ करने का ऑब्जेक्ट है और ना ही किसी भी तरह से इंटरेस्ट कवर करने का ऑब्जेक्ट है। वो तो एक्चुअल में ऑनर है और वो तो प्रॉफिट के लिए ही ऑनर बना। मतलब सेक्शन नंबर 11 ने जो पावर दिए सिर्फ उनके इंटरेस्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसीलिए दिया। होप सो ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है। मतलब पार्टनरशिप फर्म ना तो पार्टनर को सैलरी देती है एक्चुअल में एज अ, जिस तरह से आउटसाइडर को पे करती है, ना उस तरह से ये सैलरी पे करने का ऑब्लिगेशन होता है, और ना ही जिस तरह से आउटसाइडर से फंड बोरो करने पर उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है, ये ना ही उस तरह का कोई इंटरेस्ट है। सिंपल वे में सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी पार्टनरशिप फर्म एक पार्टनर को सैलरी इंटरेस्ट या कोई और नाम से किसी भी तरह का कोई रेम्यूनरेशन देगी तो उस रेम्यूनरेशन को देने का ऑब्जेक्ट होता है
उनके इंटरेस्ट को एक तरीके से सेट ऑफ करना, मतलब ये अल्टीमेटली प्रॉफिट का डिवीजन है। ध्यान से सुनो, ये प्रॉफिट का डिवीजन है, ना कि किसी तरीके से प्रॉफिट को के अगेंस्ट में कोई चार्ज है। पॉइंट क्लियर? मैं बात कर रहा हूं ये प्रॉफिट का डिवीजन है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट को बांटने की एक मेथड है। पॉइंट क्लियर? मैंने बोला कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी तभी देगी एज पर द लॉ। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी तभी देगी जब पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट हो। एक पार्टनर को इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट्स हो। पर अगर हमने आउटसाइडर को अपॉइंट किया एज अ एम्प्लॉई, तो उस एम्प्लॉय को सैलरी देने का ऑब्लिगेशन हर उस केस में होगा, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म में या आप आपके बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करो चाहे ना करो। मतलब आउटसाइडर को एज अ एम्प्लॉय रखा है तो उसको आपके प्रॉफिट से मतलब नहीं है, उसका उसकी सैलरी से मतलब है, और आपको सैलरी देनी पड़ेगी अगर आपके बिजनेस में चाहे लॉस ही क्यों ना हो। फाइनेंसर से फंड बोरो किया है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा चाहे आपके बिजनेस में लॉस ही क्यों ना हो। मतलब पॉइंट ये है कि सर आउटसाइडर को सैलरी इंटरेस्ट देना ऑब्लिगेशन होता है, वो ईच एंड एवरी सिचुएशन में पे करना होगा। बस पार्टनर को दी गई सैलरी, पार्टनर को दिया गया इंटरेस्ट किसी भी तरीके से ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, ये तो सिर्फ प्रॉफिट को बांटने की एक मेथड होती है। दैट मींस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। मतलब उस केस में पार्टनर को ना इंटरेस्ट मिलेगा ना सैलरी मिलेगी, जिस केस में फर्म को किसी भी तरह से कोई लॉस होता है। होप सो मेरी बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई। आउटसाइडर और पार्टनर के बीच, जो पार्टनर को इंटरेस्ट सैलरी एक्सेट्रा दी जाती है, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आउटसाइडर को ईच एंड एवरी केस में आपको इंटरेस्ट देना है, सैलरी देना है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे वर्किंग हो चाहे ना हो। पर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को सैलरी इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप फर्म में एक्चुअल में प्रॉफिट हो। इस पॉइंट पर हम आगे जाके और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, पर अभी बेसिक डिफरेंस मैंने बताया। मतलब यहां तक की बात समझ में आ गई है कि सर इनकी अकाउंटिंग में कुछ तो चेंजेस मिलेगा। यस, चलिए देखिए इधर आओ। मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक सिंपल सा ड्राफ्ट रेडी किया है। होप सो आपको क्लास 11 में आपने डिटेल में पढ़ा है, और मैं ये एजम्पशन ले रहा हूं कि आपको ये सारे पार्ट बहुत अच्छे से आता है। अगर किसी स्टूडेंट को ट्रेडिंग P&L नहीं आता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बहुत अच्छे से आता है। मतलब हम यहाँ पर, मैं इसकी पूरी अभी डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सर ये जो नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं, ये नेट प्रॉफिट वो होता है जो फर्म ने एक्चुअल में अपने बिजनेस से अर्न किया। ये वो पार्ट है जो ऑनर को का राइट है, ये ऑनर का प्रॉफिट है जिसे विड्रॉ करने का। पॉइंट क्लियर? हाँ, मतलब इसके पहले जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैंने बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा वो सब कुछ यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड होगा। मतलब यहां पर आता है आपका जीपी, और इस जीपी में से अपन वो सारे के सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं, और उसके बाद फाइनली बचता है आपके पास नेट प्रॉफिट। मतलब अगर एक्चुअल बिजनेस का एक्सपेंसेस है तो वो ऑलवेज कवर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर अगर वो एक्चुअल बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, पॉइंट को समझना, अगर वो एक्चुअल बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है तो फिर ऐसे केस में वो P&L अकाउंट में नहीं आएगा। मतलब पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी, पार्टनर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी केस में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि सर ये तो सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की मेथड है, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन तो इसे नाम दिया सकता है प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का यूज, प्रॉफिट का उपयोग। तो प्रॉफिट का जब यूज किया जा रहा है तो हम यहां पर जो नेट प्रॉफिट अर्न करेंगे, फाइंड करेंगे, उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा अगले अकाउंट में, और अगले अकाउंट का नाम दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है प्रॉफिट का यूज, प्रॉफिट का उपयोग।
पॉइंट क्लियर? यस, ये नेट प्रॉफिट उठकर यहां पर आता है और इस नेट प्रॉफिट पर अब हम इसका यूज करना स्टार्ट करते हैं। मतलब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को जो भी सैलरी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा देगी वो सब कुछ यहां रिकॉर्ड होगा, क्योंकि प्रॉफिट को बांटा जा रहा है। और जब लास्ट में सैलरी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, वो रिमेनिंग प्रॉफिट फाइनली पार्टनर के पीएसआर में बढ़ जाएगा। मतलब होप सो मेरा पॉइंट यहां तक समझ में आ गया कि सर जो भी हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, अभी अकाउंटिंग डिटेल में नहीं बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने अकाउंटिंग नहीं बताई है इसीलिए, पर सिंपल में पार्टनर लिख रहा हूं। तो पार्टनर को जो सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी बात करेंगे, अभी इसके ऊपर बहुत सारे डिटेल डिस्कशन पेंडिंग है, बस शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सैलरी, इंटरेस्ट जो भी हम दे रहे हैं, ये माइनस करने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा एज अ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, पीएसआर में। अभी मैंने अकाउंट ड्राफ्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ तरीका बताया। होप सो यहां तक की बात समझ में आ गई कि पार्टनर को दिया जाने वाला सैलरी, पार्टनर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। इसे कहा जाता है, प्लीज ध्यान से सुनना, ये एक लाइन खींची हुई है और अगली लाइन के बाद एक नया अकाउंट बना है, ये होता है बिलो द लाइन आइटम। जब भी हम बात करते हैं अकाउंटिंग सेंस में कि सर ये अबव द लाइन आइटम है या बिलो द लाइन, अबव द लाइन मतलब वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, बिलो द लाइन वो जो पी&एल एप्रोप्रिएशन में आते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को जो भी सैलरी एक्सेट्रा दे रही है, ये ऑलवेज बिलो द लाइन आइटम है, ये एक्चुअल बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, प्रॉफिट को बांटने की मेथड है, इसलिए ये ऑलवेज कंसीडर होगे पी&एल एप्रोप्रिएशन